Hello friends, how are you? Today we are going to discuss the third chapter of 8th class. The name of this chapter is The Glimpses of the Past. The name of the book is Honeydew, and in this lesson we are going to discuss about the time period of India 1757 to 1857. सो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट मतलब अतीत की झलकें कि हमारे पास्ट में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, इसका मीनिंग यह हुआ। और इस लेसन के दौरान हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया कंट्री में 1757 से लेके 1857 तक जो एक्टिविटीज़ हुई थी उनको हम मोटे रूप से पढ़ेंगे कि मेन क्या क्या एक्टिविटीज़ थी और उनकी क्या क्या सर्कमस्टांसेस हुए थे और उनके क्या क्या रिजल्ट सामने आए थे। सो फ्रेंड्स, अगर आप 8th क्लास में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिए और बिल्कुल एंड तक देखिए। यह वीडियो आपके स्टडीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होगी। Let's start this lesson. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures are speech bubbles, will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. सो फ्रेंड्स, इस लेसन के अंदर कुछ पिक्चोरियल मतलब कुछ पिक्चरें दी गई हैं हमारे कुछ ग्लिम्पसेस की हिस्ट्री के झलकों की हिस्ट्री की झलक दिखाई गई है इन पिक्चर्स के अंदर 1757 से लेके 1857 की। यह पिक्चर क्या है? स्पीच बबल्स। स्पीच बबल्स का मीनिंग क्या हुआ? जो पिक्चर के अंदर ये बबल्स टाइप, गुब्बारे टाइप ये हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पीच बबल्स मतलब कहे गए बबल्स हमारे समझने में मदद करेंगे कि उस समय के दौरान पहले इंडिपेंडेंस वार के दौरान इंडिया के अंदर क्या कंडीशंस थी। द मार्टियर्स, शहीद। मार्टियर्स का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? शहीद। एट ए फंक्शन इन दिल्ली, ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एंड यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। तो फ्रेंड्स, यह क्या है? एक गायिका है जो कि इस फंक्शन के अंदर, दिल्ली के अंदर यह फंक्शन हुआ था, उसके अंदर यह एक सॉन्ग प्ले कर रही है, सॉन्ग को सिंग कर रही है। लेट योर आइज फिल विद टीयर, अपनी आँख में भर लो पानी। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टीज, जरा याद करो शहीदों की कुर्बानी। तो यह सॉन्ग आपने भी सुना होगा, आँख में भर लो पानी, याद करो शहीदों की कुर्बानी। सेकेंड, द कंपनीज कॉन्क्वेस्टर्स। कॉन्क्वेस्ट क्या होते हैं फ्रेंड? विजय, उनकी जीत। यह टाइम पीरियड है 1757 टू 1849। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। तो अपने सुपीरियर, अपने सबसे बढ़िया वेपन्स, हथियारों से ब्रिटिश इंडिया क्या कर रही थी? अपनी कंपनी को फैला रही थी 18th सेंचुरी के इंडिया में। तो उसके हथियार क्या क्या थे फ्रेंड्स? एक तो उसके पास टेक्नोलॉजी थी, एक कूटनीति थी, और एक हमारे राजाओं को एक दूसरे के साथ उनके खिलाफ कर देते थे। यह क्या थी? फूट करो और राज करो की नीति अपना रहे थे वो। देखिए, ये इंडिया की पिक्चर है फ्रेंड्स। जो ये रेड रीजन है वो क्या था? ब्रिटिश टेरिटरी मतलब ब्रिटिश के अधीन था, और जो येलो रीजन था वो इंडियन राजा थे, उनके अधीन था। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। इंडियन प्रिंसेस क्या थे? सिर्फ अभी शॉर्ट साइटेड का मीनिंग क्या हुआ? जो हमारे बिल्कुल अभी नज़दीक की भलाई होती है उसको देखते थे, मतलब उनकी नज़र आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो नहीं थी, फ्यूचर की अच्छाई या बुराई नहीं देख सकते थे। दैट अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। इनका मीनिंग क्या हुआ कि यह जो एक हमारा
प्रिंस है, राजा है, ये क्या कह रहा है, ये अपस्टार्ट क्या होता है, कल के नवाब, ये कल के नवाब राजा इनसे मतलब चिढ़ के ये कह रहा है कि इंग्लिश व्यापारियों को बुलाओ, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, ये मेरी मदद करेंगे उन्हें हराने के लिए। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, वहाँ के लोगों के लिए कोई शांति नहीं थी क्योंकि बार बार ऐसे युद्ध हो रहे थे। वहाँ पर पीपल के अंदर कोई शांति नहीं थी, लोगों के अंदर कोई शांति नहीं थी वहाँ पर। द रिवेलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। रिवेलरीज क्या होता है, रियासतें, जो रियासतें थी फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, प्रतिद्वंदी या रियासतें मतलब जो राजा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन चुके थे, एक दूसरे से विरोध कर रहे थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से उन सभी इंडियन भारतीय रियासतों को एक एक करके जीतने लग गई थी, जीत सकी थी। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फोर्ट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। एक दूरदृष्टि मतलब आगे की फ्यूचर की सोचने वाले रूलर शासक ने, जैसे कि ब्रेव टीपू साहसी टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था मृत्यु तक, अंत तक। Thank God there is peace in the country now, no more wars and no lootings by the thugs। और ये क्या है, इंडियन पीपल्स क्या कह रहे हैं, भगवान आपका भला हो, अब इंडिया में, कंट्री में, देश में शांति है, अब कोई और युद्ध नहीं, अब कोई और लूटपाट नहीं, ठग्स के द्वारा। ठग्स क्या थे, ग्रुप्स थे, ठग क्या करते थे, लूटपाट करते थे वहाँ पर। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, और यह देखो नवाब क्या कह रहा है, यह भगवान है जिसने ब्रिटिश को, अंग्रेजों को हमारे पास भेजा है, मतलब वो अंग्रेजों को अच्छा मान रहे थे। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और हमारी भी डेस्टिनी मीन्स हमारी नियति भी उन जैसे ही है, उनकी नियति और हमारी नियति एक दूसरे से जुड़ी है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट्स, कैसे इंडियन लोग इन कॉन्क्वेस्ट मीनिंग इन विजयों पर, ब्रिटिशों की भारतीय रियासतों की जीत के ऊपर क्या रिएक्ट करते थे, क्या प्रतिक्रिया देते थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, जो गोरे लोग हैं इन्होंने हमारे लोगों को मार रहे हैं, और डिथ्रोन्ड आवर किंग, और हमारे राजाओं को शासन से पदचिन्ह कर दिया है, शासन से उतार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी वो इस मिट्टी या नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम गुलाम बन चुके हैं इन विदेशियों के। थर्ड है ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिश रूल आ चुका था इंडिया में। 1765 टू 1836 के बारे में बात करेंगे। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो रिलीजियस लीडर थे, धार्मिक गुरु थे, उन्होंने क्या प्रचार किया कि उन्होंने इस तरफ के आइडियाज दिए, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, और चाइल्ड मैरिज और बाल विवाह जैसे विचारों का प्रचार किया। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, और कहा कि जो भी समुद्रों को पार कर लेता है वह क्या करता है, अपनी धर्म की आइडेंटिटी, अपनी धर्म की पहचान को खो देता है, मतलब अपने धर्म को त्याग देता है। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, दुनिया में जितनी भी पीड़ाएं हैं वह किसकी वजह से है, महिलाओं की वजह से। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, और सच्चाई क्या थी, इंडियंस अपना आत्मसम्मान खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कोन्ड देम, और ब्रिटिश क्या करते थे, उनको स्कोन्ड का मीनिंग क्या हुआ, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हेल्प और एडवाइस, उनका तिरस्कार करते थे। ब्रिटिश हमारे इंडियंस लोगों का तिरस्कार करते थे, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। ये इसके सामने कितने विनम्र भाव से खड़ा है और ये ब्रिटिश इनका तिरस्कार कर रहे हैं।
और ब्रिटिश क्या कहते थे, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ होनेस्टी। नेटिव्स का मीनिंग क्या होता है, स्थानीय लोग, अनवर्थी अयोग्य हैं, विश्वास के पात्र नहीं है, इनकेपेबल ऑफ होनेस्टी, इनके अंदर ईमानदारी नहीं है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम होनेस्ट। और उस तरफ से इंडियन क्या कह रहा है, सच कहा मेरे मालिक, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. व्यापारी होते हुए ब्रिटिश क्या चाहते थे, बहुत ज़्यादा मुनाफा, जल्दी जल्दी मुनाफा। देयर हैवी टैक्सेस, उन्होंने बड़े बड़े कर लगा दिए, फार्मर के ऊपर थोप दिए। टू अबेंडन देयर फील्ड्स, उनके खेतों को छोड़ने के लिए, उनके खेतों को अपने काबू में करने के लिए, अबेंडन मीन्स त्यागना, उनको खेतों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बट यूर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, ये फार्मर कह रहा है ब्रिटिश पीपल से, या ब्रिटिश जो भी ये मर्चेंट है उससे, कि तुम्हारे आदमी हमारे खेतों को ले रहे हैं, छीन रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू द जेल। और ये ब्रिटिश मर्चेंट क्या कह रहा है, एरियर का मीन्स क्या होता है, बकाया। तुम पर मेरा अब भी बकाया है, अगर तुमने अगले हफ्ते इसको नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। फिर क्या किया, ब्रिटिश ने और बहुत सारे मेथड्स अपनाए ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, और जो मेथड्स अपनाए थे उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स दिया। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रोट इनटू इंडिया। जो गुड्स, जो सामान इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इंग्लैंड में उत्पादन किया जा रहा है, उसका मैन्युफैक्चरेशन किया जा रहा है, उसको इंडिया में लाया जाना चाहिए, और उसके ऊपर कोई भी टैक्स या इम्पोर्ट ड्यूटी, आयकर नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर भी कोई भी कर नहीं लगना चाहिए। और ये ब्रिटिश अधिकारी क्या कह रहा है, ब्रिटिश ऑफिसर, एक गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है ये है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और क्या कर रही थी, क्रिपल का मीनिंग उनको, तो क्रिपल का मीनिंग क्या हुआ, हैंडीकैप बनाना, उनको अयोग्य बनाना, डिसेबल बनाना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके कानून क्या बना रहे थे, भारतीय इंडस्ट्रीज को अयोग्य बना रहे थे, उनको कमज़ोर कर रहे थे। इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोड, अनिवार्य रूप से हर जगह भूखमरी आ गई। फेमिन्स का मीनिंग क्या होता है, लैक ऑफ, डर्थ, जिसका मतलब होता है स्टारवेशंस भी कह सकते हैं, भूखमरी आ गई थी, सूखा पड़ गया हर जगह। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशंस। तो 1822 से लेके 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस भूखमरी से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेसेस। तो जो ब्रिटिश की नीतियाँ थी, गोरे लोगों की नीतियाँ थी, उन्होंने बर्बाद कर दिया हमारे बहुत अच्छे आर्टिसंस, मतलब जो कलाकार थे, जो अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते थे, एंड देयर बिजनेस, और उनके व्यापार को भी ठप कर दिया, मतलब जितने भी हमारे हस्तकलाकार थे उनको सभी को बर्बाद कर दिया। फोर्थ है राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे हम। 1772 टू 1833, मतलब उनका 1772 में जन्म हुआ और 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। राम मोहन राय, ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन राय क्या था, एक पढ़ा लिखा आदमी था बंगाल से, और वह जानता था कि कंट्री के साथ क्या गलत हो रहा है, कंट्री में क्या गलती थी। लेट अस नोट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स
वी मस्ट फ्रीडम फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। इसका मीनिंग क्या है? डिस्पाइज का मीनिंग तुच्छ। हमें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमारा एंशियंट कल्चर, हमारा जो प्राचीन कल्चर है, हमारे रीति रिवाज हैं, वो महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाने में केपेबल हैं, योग्य हैं। वी मस्ट रिफॉर्म फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। पहले हमें हमारी सोसाइटी को सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। और सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? जो अंधविश्वास है, हमारी सोसाइटी के अंदर अंधविश्वास फैले हुए हैं, वे हमारे को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी विचारधारा थी राजा राममोहन राय की। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसकी वाइफ का क्या नाम था? उमा। उसने अपनी पत्नी उमा को कहा, काउज आर डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। काउस क्या होती हैं? अलग अलग कलर की होती है, लेकिन उन सभी काउस का दूध एक जैसे कलर का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। एसेंस का मीनिंग क्या होता है? जो मुख्य बात किसी भी पैराग्राफ या स्पीच के अंदर कहना चाहता है, उसका निचोड़, उसे हम क्या बोल सकते हैं? एसेंस। अलग अलग टीचर्स के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर धर्म का एसेंस एक ही है। हर धर्म की जो बात का निचोड़ है वह एक ही है। तो वो कहना चाहता था कि जाति धर्म के ऊपर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वह साइंस और विज्ञान और जो आधुनिक ज्ञान था उसके प्रति अट्रैक्ट हुआ, उसको समझा, उसने उसको पढ़ा, जाना। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। और ज्ञान कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल मतलब जो आम जीवन में आजमाया गया हो, जिसके निर्णय पक्के हों, और साइंटिफिक जिसके ऊपर प्रैक्टिसेस की गई हो, मतलब जो हमारा प्रूफ्ड हो, जिसका ज्ञान प्रूव्ड हो। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उसने न्यूज़पेपर की शुरुआत की, उसने अखबार की भी शुरुआत की, बट लेकिन सस्पिशियस क्या होता है? डरे हुए, सहमे हुए और कंफ्यूज, डाउटफुल। जो ब्रिटिश लोग थे, मतलब जो असमंजस की स्थिति में थे, जो उनको अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने इनका न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया 1823 में। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। देयर ही टोल्ड देम। वह समुंदरों के पार गया इंग्लैंड में, जहाँ पर उसने देखा कि किस चीज़ ने ब्रिटिश गोरे लोगों को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। और यहाँ आने के बाद उन्होंने यह बात उसने सबको बताई। फिर कह रहा है ये ब्रिटिश ऑफिसर्स को, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। क्या कहा कि हम तुम्हें रूलर्स की तरह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमें एक विषयों की तरफ, मतलब हमारे विषयों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या हुआ? ध्यान देने योग्य है विषय, तुम्हें भी हमें समझना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओव्स टू हिज सब्जेक्ट। और तुम्हें भी याद रखनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां जो एक शासक की होती हैं अपनी जनता के प्रति। तो तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां अपनी जनता के प्रति रखनी चाहिए, तुम्हें भी जनता की भलाई के लिए वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 5, ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार, उत्पीड़न, 1765 से लेके 1835 तक। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस। इन 1818 they had passed regulation 3. Under it an Indian could be jailed without trial in a court. इसका मीनिंग क्या हुआ? जो ब्रिटिश लोग थे वो ऐसे ही इंडियंस को ऑपरेंस मीन्स उनको दबा रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनको उत्पीड़न कर रहे थे उनका। 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत वह किसी भी इंडियन को बिना किसी पूछताछ के जेल में भेज सकते थे, जिसका नाम था रेगुलेशन एक्ट। All the time, British officers in India drew big salaries and also made
फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। पूरे समय ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो इंडिया में क्या कर रहे थे, बड़ी बड़ी सैलरीज प्राप्त कर रहे थे, बड़ी आय थी उनकी, और बिजनेसमैन और अपने खुद के बिजनेस से व्यापार से वो बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, उसी टाइम की बात है जब इंडियंस लोगों को तो जेल में भेजा जा रहा था, और दूसरी तरफ जो अंग्रेज अधिकारी थे इंडिया में बिजनेस व्यापार कर करके बड़ा सारा धन कमा रहे थे। बाय 1829 द ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 तक जो ब्रिटेन था वो एक्सपोर्ट कर रहा था, सामान एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया में, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए थी इंडिया में। इंडिया से मतलब अपना सामान बाहर भेज रहा था, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, और उस समय क्या किया गया, गवर्नर जनरल बेंटिक को, लॉर्ड बेंटिक को अपने घर वापस भेज दिया गया। The British proposed sorry friends, the British prospered on the company's loot while Indian industries began to die। जो ब्रिटिश पीपल थे वो क्या कर रहे थे, फल फूल रहे थे कंपनी की लूट पर, जो कंपनी लूट कर रही थी इंडिया में से, लेकिन जो भारतीय इंडस्ट्रीज थी वो मरती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India। इनका क्या कहना था गवर्नर बेंटिक का, कि जो हड्डियां हैं कॉटन वीवर्स, जो बुनकरों की, कॉटन के बुनकरों की, कपास के बुनकरों की, या ऊन के बुनकरों की, वो क्या कर रही हैं, वो विरंजित कर रही हैं इंडिया के मैदानों को। मतलब अब उनके खून से इंडिया के मैदानों को सींचा जा रहा था, उनके ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा था, वो इतनी मेहनत कर रहे थे बेचारे, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं चल रहा था। डिससर्टिफिकेशन, असंतुष्टि, 1835 से 1856 तक ये जो ब्रिटिश की सैनिक थे उनके अंदर असंतुष्टि फैल गई। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 ए इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड ए चेंज। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इंडिया में उस समय एजुकेशन क्या थी, या तो फारसी भाषा में थी या संस्कृत में थी, लेकिन 1835 में 1835 में एक अंग्रेज आदमी आया जिसका नाम क्या था, लॉर्ड मैकॉले, और उसने सुझाव दिया कि इसको बदल दिया जाना चाहिए और यहाँ के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। आई एग्री, ब्रिटिश ऑफिसर क्या कहता है, मैं तुमसे सहमत हूँ। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them। जो इंग्लिश एजुकेशन थी उन्होंने कलरक्स को जन्म दिया, उनको पढ़ा लगा के मतलब छोटे छोटे कलरक्स बना दिया गया, और उनको अपने नीचे ही छोटी छोटी नौकरियां दे देगी। मतलब यहाँ पे नेटिव्स जो स्थानीय लोग थे उनको पढ़ा लिखा के सिर्फ कलरक बना दिया गया, छोटी छोटी नौकरियां दी जाती थी उनके यहाँ कामकाज करने के लिए। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन अचानक इंसिडेंटली कह सकते हैं, सौभाग्यवश इसने एक नई जनरेशन को जन्म दिया जो कि काफ़ी बुद्धिमान हुई। मतलब अब अंग्रेजों के वो तौर तरीके समझने लग गए थे, स्थानीय लोग, हमारे भारतीय लोग उनके तौर तरीके समझने लग गए थे और नई जनरेशन का जन्म हुआ। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को एजुकेट जरूर करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी जो कंडीशंस है, उनकी जो स्थिति है उसको जरूर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ताकि हम अपने दुखों को, उनका कहना क्या था कि ये जो देखो इंडियन लोग पीपल बैठे हुए हैं, ये एक सभा के अंदर इनका कहना था कि अगर हम लोगों को पढ़ा लिखा देंगे, उनको शिक्षित कर देंगे, तो वो क्या होगा, अपनी कमियों को, अपनी जो खामियां हैं इन ब्रिटिश काल के अंदर, वो क्या करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचा सकेंगे, क्योंकि पढ़ लिख कर ही तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते थे, ब्रिटिश लोगों की, वरना नहीं समझ सकते थे। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, वो भारतीयों की परवाह नहीं करते, बहुत कम परवाह करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब
1856 तक इंडिया के ऊपर ब्रिटिश पीपल्स का काफ़ी ज़्यादा अधिकार हो चुका था। ब्रिटिश देखिए यहाँ तक पूरे इंडिया के अंदर इनका कब्जा हो चुका था। ये जो रेड रीजन है ये क्या था, ब्रिटिश रीजन, और ये येलो रीजन है ये इंडियन रीजन, इंडियन प्रिंसेस का रीजन था। मतलब क्या हुआ, अब ब्रिटिश पूरे भारत के अंदर फैल चुके थे। Our kings have become puppets and we have lost our ओल्ड जॉब्स। हमारे किंग उनके कठपुतली, पपेट्स क्या होता है, कठपुतली शासक बन चुके हैं और हम हमारी नौकरियां खोते जा रहे हैं। एंड लैंड्स, और ज़मीन भी, और दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और ये हमारे भाइयों को बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, और ये एक पीपल कह रहा है कि तुम सिर्फ बातें करते हो, कुछ ना कुछ करो इनको बाहर निकालने के लिए। और ये देखो हमारे फार्मर्स बैठ के हुक्का पी रहे हैं। बड़ा गजब का नज़ारा है, ये पिक्चर देखने लायक है। द स्पार्क्स, स्पार्क्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, चिंगारियाँ। 1815 से 57 तक देश के अलग अलग कोनों में चिंगारियाँ फैल चुकी थी। टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स इन बंगाल, जो कर थे वो लगातार, पीजेंट्स क्या होते हैं, कृषक, जमींदारों किसानों को क्या कर रहे थे, वो बर्बाद कर रहे थे बंगाल के अंदर। द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर द न्यू रूल्स, दो संथाल्स थे उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी ज़मीनों के नए रूल आने की वजह से। बिकम डेस्परेट, और वे क्या बन गए, आतंकवादी। इन 1857 दे रोज इन रेबेलियन, वे विरोध के ऊपर उतर आए। एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे यूरोपियंस को मार गिराया और उनके जितने भी सपोर्टर्स थे उनको भी। सो फ्रेंड्स, हमारा लेसन बाकी लेफ्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।